हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय ट्रैवल डायरी। इस एपिसोड में हम देखेंगे माय फर्स्ट फॉरेन ट्रिप टू किरीउ जापान इन 1991। मैं गया था जापान एक महीने की फेलोशिप करने के लिए, और ये था किरीउ शहर में, जो जापान का एक छोटा सा शहर है। इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि हम देखें कि आज से 31 साल पहले दुनिया कैसी होती थी, जापान कैसा होता था, इंडिया कैसा होता था, यहाँ के एयरपोर्ट्स कैसे थे, वहाँ के एयरपोर्ट्स कैसे थे, और वहाँ की दुनिया कितनी अलग थी। ये बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए थे उस टाइम पे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का कैसे दिखता था, और मैं गया जापान एयर इंडिया से, जी हमारी नेशनल कैरियर। ये आप देख सकते हैं कि उस समय फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेसेस की यूनिफॉर्म कैसी होती थी, एयर पर्सर कैसे होते थे, और माहौल कैसा था। सबसे अजीब बात जो उस समय थी और जो अभी नहीं है, वो ये थी कि उस समय आपको फ़्लाइट लेते वक्त ये पूछा जाता था कि सर आप स्मोकिंग सीट लेंगे या नॉन स्मोकिंग। आज की दुनिया में ये इमेजिन करना भी मुश्किल है कि उस समय प्लेन के अंदर आपको स्मोकिंग अलाउड थी, और कहने को वो सीटें अलग अलग होती थी, लेकिन फिर भी लोग तो आसपास बैठे हैं, तो लोग स्मोकिंग कर रहे होते थे हवाई जहाज़ में, और बाकी पूरे एरोप्लेन में स्मोक की स्मेल होती थी। है ना ये अजीब बात। ये हमारा प्लेन लैंड हो गया नरिता एयरपोर्ट टोक्यो में। ये है उस समय का नरिता एयरपोर्ट टोक्यो का आउटसाइड व्यू। काफ़ी रॉ लग रहा है, उस ज़माने में ऐसा ही होता था। अंदर से देखें तो नरिता एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ था। उस ज़माने के हिसाब से ये बहुत ही नीट एंड क्लीन और वेरी स्पेशियस, जैसे आजकल के एयरपोर्ट होते हैं। तो जापान के एयरपोर्ट आज से 30 साल पहले भी इतने अच्छे होते थे। अब एयरपोर्ट से निकलने के बाद मैं ट्रेन लेके किरीउ शहर गया। किरीउ टोक्यो से करीब करीब 90 किलोमीटर्स दूर है, और वहाँ पहुँचने में इस फास्ट ट्रेन को करीब करीब 40 मिनट्स लगते हैं। और फिर ये वो अपार्टमेंट्स हैं जहाँ हम रहते थे। यहाँ मैं 1.25 महीना रहा, और मेरे साथ मेरे रूम पार्टनर रहे डॉक्टर रंजीत वर्मा, जिन्हें मैं पहले से बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि वो मेरे सीनियर रेजिडेंट रहे गुरु नानक आई सेंटर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में। घर पहुँचते ही सबसे पहले तो ये हुआ कि कुछ खाने के लिए बनाया जाए, क्योंकि वहाँ खुद ही खाना बनाना है, खुद ही कपड़े धोने हैं, और खुद ही सफाई भी करनी है। तो मैंने किचन में देखा तो कुछ बेसिक मटेरियल, एग्स पड़े थे, और कुछ घी जैसी चीज़ या ऑयल जैसी चीज़। वहाँ के केयर टेकर आए तो मैंने उनसे पूछा कि ये इतना अजीब स्वाद वाला तेल क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये तेल नहीं है, ये डिश वॉशर सोल्यूशन है, इससे डिशेस वॉश करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों पे लेबल लगे होते थे जापानीज़ लैंग्वेज में, तो हमें उसमें से कुछ भी पढ़ा नहीं जाता था। तो अंदाज़ा लगा के, शक्ल देख के हम डिसाइड करते थे कि ये चीज़ किस काम आनी है। तो लैंग्वेज डिफरेंट होने का ये बहुत बड़ा नुकसान होता है किसी भी दूसरे देश में। और ये है हमारे अपार्टमेंट के बैक साइड की बालकनी, जहाँ सुबह थोड़ा टाइम बिताने के बाद फिर हम लोग तैयार होके इंस्टीट्यूट के लिए निकल पड़ते हैं। इंस्टीट्यूट हमारा स्थित है एक पहाड़ी पे। ये है वो इंस्टीट्यूट की अपीयरेंस, जो कि किरीउ की एक पहाड़ी पे स्थित है, और बहुत ही अच्छी लोकेशन है, और मौसम भी यहाँ बहुत अच्छा रहता है। यहाँ हम देखेंगे कि इसके बाद हम देख रहे हैं इस इंस्टीट्यूट की एंट्रेंस गेट से जब हम अंदर जाते हैं, तो फिर उसके बाद हम पहुँचते हैं रिसेप्शन एरिया में। ये है इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल ऑफ्थेल्मोलॉजी किरीउ की रिसेप्शन एरिया। यहाँ हम फटाफट तैयार होके अपनी ड्यूटी के लिए पहुँच जाते हैं, और फिर
जैसे ही डॉक्टर अकीरा मोमोसे, जो कि हमारे मेंटोर और गाइड हैं वहाँ, वो आते हैं तो उनके साथ ओपीडी राउंड शुरू हो जाता है। और ओपीडी में हम डॉक्टर मोमोसे, जो इस समय मेरी दाईं साइड पे पेशेंट देख रहे हैं, और हम दोनों साइड बाय साइड ओपीडी कर रहे हैं। ये ओपीडी करीब 2 घंटे रोज चला करती थी, जिसमें पिछले दिन के ऑपरेशन किए हुए पेशेंट्स को असेस किया जाता था पोस्ट ऑफ फॉलो, और नए पेशेंट जो ओपीडी में आते थे उनको भी देखा जाता था। इसके बाद जब ओपीडी ओवर हो जाती थी तो हम लोग फिर जाते थे अपनी वेट लैब में। यहाँ वेट लैब में हमें आर्मेडिलो एनिमल की आइज दी जाती थी, जिसपे हम रिफ्रैक्टिव एरर्स करेक्ट करना, यानी कि उनके चश्मे के नंबर का एक हमें टास्क दिया जाता था, जिसे हम पूरा करते थे, और फिर पोस्ट ऑप इवैल्यूएशन भी होती थी। ये बहुत अच्छा तरीका था ट्रेन होने का। इसी से हमने रेडियल केरेटोटमी को सीखा। वेट लैब के बाद टाइम होता था लंच का, और लंच में आप देख सकते हैं कि वहाँ की कैंटीन में बहुत थोड़ी ऐसी खाने की चीज़ें थी जिसे हम खा सकते थे। तो बहुत ही सिंपल सैंडविच या बर्गर, इस तरह का बस एक लंच होता था। और लंच के बाद थोड़ी देर ये रेस्ट करने के लिए जगह, जहाँ पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स आपस में मिलते थे जो एडमिटेड होते थे। और इसके बाद शुरू होती थी ओटी। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर मोमोसे ऑपरेट करते थे, और हम उन्हें ऑब्जर्व करते थे डायरेक्टली भी और मॉनिटर पे भी। उस ज़माने में भी डॉक्टर मोमोसे के यहाँ टीवी मॉनिटर लगा होता था, जिसमें सारी सर्जरी एनलार्ज व्यू में दिखती थी, और सर्जरी के दौरान उनसे हम सवाल जवाब भी कर लेते थे। यहाँ डॉक्टर मोमोसे मेनली कैटरैक्ट, रेडियल केरेटोटमी और केराटोमिलियोसिस प्रोसीजर्स किया करते थे, जिसमें हमें ट्रेन किया गया वहाँ। ये है वू, जो वहाँ चाइना से आई थी फेलोशिप के लिए, और हमारे साथ ही एसोसिएट थी। उनके साथ हम संडे वाले दिन किरियू का पार्क देखने गए थे। ये है हमारी इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी, जहाँ हमें लगभग सभी इम्पॉर्टेंट बुक्स और जर्नल्स अवेलेबल थे जो आई से रिलेटेड हैं। और फिर जब दिन भर का सारा काम ख़त्म हो जाता था तो फिर हमारे लिए लेजर टाइम होता था, जिसमें कि हॉस्पिटल प्रेमिसेस में ही टेनिस कोर्ट था, जहां स्टाफ मेंबर्स के साथ हम टेनिस खेलते थे। ये है किरियू की मॉल। जी हाँ, आप सोच सकते हैं आज से 31 साल पहले 1991 में भी किरियू जैसे छोटे से शहर में बहुत बड़ी मॉल थी। वहाँ मुझे ये एक लोकल वहाँ मुझे एक जापानीज़ बच्चा अपनी मम्मी के साथ दिखा जो बहुत ही क्यूट था, तो मैंने उसके साथ ये पिक ली। आप देख सकते हैं इस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज। तो काफ़ी ब्यूटीफुल मॉल थी किरियू में। और ये भी आप पीछे देख सकते हैं एस्केलेटर्स। आज से 31 साल पहले इतनी बड़ी मॉल होना एक छोटे से शहर में जापान के, हमें तो हैरान करता था। तब तक यहाँ इंडिया में हमने मॉल नहीं देखी थी। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मॉल का। यहाँ आप देख सकते हैं घर जाने से पहले हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल की शॉपिंग करते थे। कितनी अच्छी तरीके से पैक्ड हैं नीट एंड क्लीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ से हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेते थे और फिर वापस आके डिनर किया और थोड़ा बहुत टीवी देखा। बहुत छोटा सा वही पुराने स्टाइल का टीवी था और उसमें उस समय 91 में करीब 8 चैनल आते थे। जब हम यहाँ से इंडिया से गए थे तो यहाँ सिर्फ 2 चैनल हुआ करते थे, डीडी मेट्रो और दिल्ली दूरदर्शन। सो काफ़ी अच्छा लगता था 2 की जगह 8 चैनल का होना। उस समय वही बहुत लगते थे हमें। ये था मेरी फेलोशिप का लास्ट डे, जबकि डॉक्टर मोमोसे ने मुझे फेलोशिप सर्टिफिकेट दिया और साथ में एक बहुत ही प्रेशियस गोल्ड प्लेटेड कप्स सेट दिया, जो कि मेरे लिए अभी भी वैसे ही संजो के रखा हुआ है और बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है। सो फ्रेंड्स, ये मेरी फेलोशिप के दिन थे वहाँ, और जो कि मैंने बहुत सीखते हुए, बहुत समझते हुए और बहुत अच्छे से बिताए।
तो मुझे लगा ये दिन और ये मोमेंट्स मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। इसके बाद हम पार्ट 2 में जापान के और शहरों जैसे टोक्यो, क्योटो, ओमिया, इन शहरों में भी मैं गया उस दौरान, तो उनकी भी मेमोरीज आपके साथ शेयर करूंगा विद एनेक्डोट्स। और एंड में हम ये ट्रेंड बनाने वाले हैं कि हर ट्रैवल शो के एंड में आपको मैं थोड़ा सा अपना बांसुरी वादन सुनाऊं। तो सुनिए ये बांसुरी वादन एंड बाय बाय।